बिहार में एक नारा पिछले दिनों बहुत पॉपुलर हुआ था, नीतीश सबके हैं। तो जितना मैं आपके बारे में पढ़ के आया तो ये भी लगता है जो जेएनयू वाले नीतीश भी सबके हैं, क्योंकि शिशु मंदिर से शुरुआत होती है प्राइमरी एजुकेशन से लेके और जेएनयू तक आते हैं। और जैसे जैसे आपका हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपकी विचारधारा भी ऐसे शिशु मंदिर के आसपास जब बीएचयू में रहते हैं तो एवीपी करीब रहते हैं, जेएनयू आते हैं तो आप लेफ़्ट के करीब आते हैं। तो ये पूरी जर्नी क्या है और इसको आप कैसे देखते हैं? स्कूल अगर एजुकेशन हम लेंगे तो देखते हैं कि हम जिस शहर में थे उस वक्त, मैं 7 साल की उम्र अपने घर से बाहर निकला, बुआ के यहाँ रहता था। तो उस फारबिसगंज शहर का नाम है, छोटा सा कस्बा है। तो उसमें प्राइवेट स्कूल के बतौर 2 ही एक था, एक एमपीएस की तरफ था, एक मिथिला पब्लिक स्कूल, एक विद्या मंदिर। तो घर वालों को लगा कि हम यहीं एडमिशन कराएं, तो एडमिशन के बतौर वहाँ पे था। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कहीं पढ़ा रिपोर्ट में, जो आपने कहा जो वाला पहले आपका मॉडर्न स्कूल किसी और स्कूल में था, तो आपने कहा वहाँ पढ़ाई ठीक नहीं, तो फिर आपको शिशु मंदिर भेजा गया। आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल था, मेरे घर के जस्ट बगल में था, जो कॉलोनी में एक स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पे था। बाकी चुनाव लड़ने का तो कभी नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ूंगा। और उस वक्त जब हम लोग आए थे तो यूनियन इलेक्शन का कुछ था भी नहीं। कुछ अलग लगता है क्या इस कैंपस के? नया आपको मैं बोझ तो क्या कहूँ, जिम्मेदारी का एहसास होता है इस कैंपस के नए प्रेसिडेंट के तौर पर? आपको क्या महसूस हो रहा है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ज़मीन है तो केवल एक ही लोगों के पास क्यों है, गरीबों के पास भी होनी चाहिए। मजदूर यदि खेत पे काम कर रहे हैं तो उनका शोषण क्यों हो रहा है? 100 रुपये उसको क्यों मिल रहा है? हमारे गांव में तो अभी भी 100 रुपये 200 रुपये में धान के खेतों में काम करवाया जाता है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं जेएनयू में, जहाँ बीते रविवार को छात्र संघ चुनाव के परिणाम आए और छात्र संघ चुनाव परिणाम जो है वो एक अलग थे। पिछले कई सालों के मुकाबले एवीपी ने दोबारा से यूनियन में एक पोजीशन जीतने में कामयाबी पाई। जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर वो जीत कर आए हैं, जबकि बाकी जो 3 सेंट्रल पोस्टेज थी उस पर लेफ़्ट यूनाइटेड पैनल जीत कर आया है, जो कि दिखा रहा है जो आज भी इतनी सब तमाम कोशिशों के बाद जेएनयू लेफ़्ट का गढ़ बचा हुआ है। या गढ़ ना कहें तो स्टूडेंट आज भी लेफ़्ट की पॉलिटिक्स को यहाँ पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल था इस चुनाव में, जो पिछले 3-4 साल 5 साल में बदलाव हुआ, जो लेफ़्ट यूनिटी जो थी यहाँ पर टूटी और 2 ग्रुपों में मिलकर दो यूनाइटेड पैनल्स थे। एक लेफ़्ट यूनाइटेड पैनल, एक लेफ़्ट अम्बेडकराइट पैनल था, जो दोनों अलग अलग लड़े। उसका कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ, और नुकसान हुआ तो उसमें कुछ जगह एवीपी को बढ़ोतरी मिली है। इन सारे सवाल पर बात करेंगे जेएनयू के जो नए प्रेसिडेंट जीते हैं उनसे। अब कैंपस में जाते हैं, उनसे आज इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं और तमाम सवाल जवाब उनसे करेंगे। सुनिए उनसे हमारी बातचीत कैसी रही और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नीतीश, न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको जीत की बधाई। जेएनयू में आप चुनाव जीते हैं। सबसे पहले तो इस जीत को लेकर और लेफ़्ट यूनाइटेड इस चुनाव में जिस तरह से जीता, क्योंकि इस बार बाहर से देखने में लग रहा था लेफ़्ट में जो बिखराव हुआ उसका फ़ायदा किसी एवीपी को खासतौर पर मिल सकता था। इस पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हैं, अपनी जीत को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहली बात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस दौर से एक अल्टरनेटिव मीडिया के बतौर न्यूज़ क्लिक खड़ा है, उस दौर में भी आप संघर्षों के साथ तमाम सरकार जो अटैक कर रही है उसके बावजूद आप खड़े हैं, इसके लिए बहुत आपको एक रिवॉल्यूशनरी ग्रीटिंग्स। हम देख रहे हैं कि इस कैंपस में 2015-16 में एक एंटी फासिस्ट अलायंस के बतौर आईसा एसएफआई चुनाव लड़ा, और उसका एक कॉन्टेक्स्ट ये था कि एक जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे जब पहली बार सौरभ शर्मा चुनाव जीत करके आता है, हम देख रहे हैं कि जेएनयू के खिलाफ एक पूरा एंटी जेएनयू कैंपेन चलाना, कि जेएनयू जो है वो एंटी नेशनल्स का घर है, और शट डाउन जेएनयू कैंपेन। और इसी कारण से पहली बार इस कैंपस में हम 2016 से अलायंस करते हैं, और 10 साल तक इस कैंपस में एबीवीपी को यूनियन से बाहर यहाँ के स्टूडेंट्स रखते हैं। और तो इस बार जिस तरीके से लेफ़्ट के बीच में एक फूट पड़ी और 2 अलायंस के बतौर सामने आया, ये उम्मीद हमें पहले ही दिन से थी कि इस कैंपस का एक बड़ा जो सेक्शन है वो यही चाह रहा है कि कौन ऐसी ताकत है इन 2 अलायंस के बीच में भी, कौन ऐसी ताकत है जो ताकत एबीवीपी को यूनियन में आने से रोक सकता है। और कैंपस के स्टूडेंट्स ने हम पे भरोसा जताया, हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। यही है कि लगातार जो उनके साथ संघर्षों में खड़े रहते हैं और उनको वो जिताते हैं, कैंपस ने उन्हीं को जिताया। बहुत ही कम मार्जिन से जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे एबीवीपी चुनाव जीता। कुछ काउंसिल में भी उसने काउंसलर्स अपने बढ़ाए। ट्रिपल एस जैसे स्कूल में 25 वर्षों बाद काउंसलर्स का चुनाव जीता। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट ओवरऑल हम इस कैंपस और यूनियन का जब मैंडेट देखेंगे तो वो एक एंटी राइट एंटी एबीवीपी मैंडेट है।
कि जो लगातार सरकार जेएनयू को बंद करने की कोशिश, फंड काट करके अलग अलग तरीके से करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ जेएनयू के स्टूडेंट्स ने एक मैंडेट दिया। इसको आप जब एक ट्रिपल एस का जो आपने उदाहरण दिया, जो ट्रिपल एस में एवीपी के जीतना और लेफ्ट का हारना, और दूसरी तरफ एसएल में जहाँ एवीपी काउंसलर जीतते रहे हैं, वहाँ इस तरह से इस बार लेफ्ट के काउंसलर जीते हैं। तो इसके बाद जो आप देख रहे थे चुनाव के बाद आप लोगों को यूनिटी मार्च किया, तो अब क्या इसके बाद लोगों को समझ में आया है, जो लेफ्ट प्रोग्रेसिव सेक्शन था जो एक साथ यूनाइट होकर लड़ना है या साथ में रहना है, इसका कुछ असर पोस्ट पोल दिख रहा है क्या, या पोस्ट रिजल्ट जेएनयू इलेक्शन के बाद? बिल्कुल। या आप यूनियन लीडर के तौर पे क्या आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं पहले ही दिन जब से चुनाव जीत करके आया तो हमारा यही कोशिश रही। इस कैंपस में भले ही दलों का एक यूनिटी नहीं बन पाया चुनाव से पहले, मतलब बना जिस तरीके से बनना चाहिए तो उस तरीके से नहीं बना, एबीपी को हराने के लिए आईसा डीएसएफ खड़ा रहा, लेकिन संघर्षों का यूनिटी, मुझे पूरा भरोसा है कि ये कैंपस ज़रूर करेगा। और यूनिटी मार्च जैसे ही हुआ हमारा, उसमें जो भी संगठन थे उन्होंने ज्वाइन किया इस कॉल को, और एक साथ हम लोगों ने यही चेतावनी के बतौर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे परिषद जीत करके आया, उसको यही दिया कि दोबारा वो गलती वो नहीं दोहराए जो उन्होंने 2015-16 में किया था। नीतीश, आपको क्यों लग रहा है जो एवीपी इस कैंपस के लिए खतरा है? जो कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस है, जाहिर सी बात है, हर चुनाव लड़ते हैं, हर अपोजिशन, हर पॉलिटिकल पार्टी की जो स्टूडेंट बीइंग्स है चुनाव मैदान में आती है, चुनाव लड़ती है, जीतती है। तो आपको ऐसा खास तौर पर क्यों लग रहा है जो एवीपी का आना इतना बड़ा खतरा है और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, यूनिटी होनी चाहिए कैंपस के अंदर? देखिए, एक तो पुराना उदाहरण है जो हम बताए 2015-16 का, उसके बाद इसमें देख लीजिए कि एक पद पे ज्वाइंट सेक्रेटरी जीता, और जीतने के साथ ही इस कैंपस में अनकंट्रोल तरीके से पटाखे फोड़ना। लेफ्ट यहाँ पे हमेशा जीता, आज तक कभी पटाखे नहीं फोड़ा है, जीतते ही साथ पटाखे फोड़ना। और उसके बाद भीड़ में जहाँ पे तीनों लोग हम लोग जीतने के बाद यूनियन जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी वहाँ पे थे, और पूरा क्राउड जो स्टूडेंट्स है वो एक साथ नारे लगा रहे थे। एबीवीपी के लोग आते हैं और लोगों के बीच में पटाखे फोड़ देते हैं, उसमें से कई लोगों को हर्ट भी होता है, और फिर वहाँ पे आते ही साथ मारपीट करना उसी दिन। तो वो जो एक वायलेंस का, एक इम्प्यूनिटी का मसला है, वो तो है ही, बट ओवरऑल जेएनयू पे जो खतरा है, अगर हम आज जेएनयू की 5 समस्याओं को गिनवाते हैं, फंड काटा जा रहा है लगातार इस कैंपस में। इस कैंपस में जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट हो रहा है वो आरएसएस, बीजेपी, एबीवी के लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। कैंपस में एनईपी के तहत एफआईयूपी लॉन्च कर दिया गया है। कैंपस में हम देख रहे हैं कि अभी मास्टर्स का जो कोर्स है वो 1 साल का होने के लिए जा रहा है। इस कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं वो लगातार डिटोरिएट हो रहा है सिचुएशन। तो ये अगर हम 5 मुख्य समस्याओं को जेएनयू का देख रहे हैं, अगर हम इसके पीछे का कारण देखेंगे तो क्या है, हम ये देख रहे हैं कि फ़ंड इसीलिए काटा जा रहा है क्योंकि भाजपा की सरकार जो बैठी हुई है वो ये बोल रही कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसने ये बोला है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है यूनिवर्सिटी को, ग्रेडेड ऑटोनॉमी, मतलब आपको अपना फ़ंड खुद से जनरेट करना है। तो यूनिवर्सिटी यदि अपना फ़ंड खुद से जनरेट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लोन का मॉडल इंट्रोड्यूस होगा, जो कि हेफा से जेएनयू ने लगभग 500 करोड़ का लोन लिया है। और एबीवीपी भाजपा का ही स्टूडेंट्स विंग है, भाजपा का भले ही नहीं माने तो आरएसएस का तो वो खुल के मानते हैं कि हम आरएसएस के हैं, और आरएसएस का बीजेपी का एबीवीपी का कनेक्शन है। तो एबीवीपी बतौर एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस कैंपस में कोई ऑटोनॉमी में फंक्शन नहीं करता है, वो उसके प्रवक्ता के बतौर काम करेगा। तमाम मूवीज़ बनाई गई जेएनयू के खिलाफ, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, हालांकि मूवी 1 करोड़ भी नहीं कमा पाई, वो अलग बात है, जेएनयू के खिलाफ बनी। आप देखिए कि एबीवीपी के लोग, चाहे वो बस्तर फाइल्स हो, एबीवीपी के लोग उस मूवी का इस कैंपस में स्क्रीनिंग करवाते हैं, साबरमती रिपोर्ट, और स्क्रीनिंग करवाते हैं जो मूवी खुद जेएनयू के खिलाफ बना है, जिसको देख करके हो सकता है इस देश की एक सेक्शन हो सकता है जेएनयू के खिलाफ नफरत बनाए। तो आप लोग तो वैसे भी डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, तो अगर वो एक अलग तरह का डिबेट आपके बीच में लेके आ रहे हैं तो उससे समस्या क्या होनी चाहिए? आपके बस काउंटर है, डिबेट करिए, डिसेंट करिए। नहीं, डिबेट और डिसेंट देखिए इसलिए नहीं होता है कि बस आपका अपना इंटेलेक्चुअल एक क्यूरियोसिटी और उसको आप सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। डिबेट और डिसेंट का भी एक टेलीलॉजिकल एंड होता है, और वो होता है कि आप बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अगर आप और हम बैठ करके गंगा ढाबा में बहस कर रहे हैं तो बहस का उद्देश्य केवल बहस करना नहीं होता है। बहस का उद्देश्य ये है कि गांव, घर और तमाम समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनका उससे क्या भलाई हो रहा है। तो एबीवीपी के साथ अगर बहस हो रहा है तो जो ऑलरेडी बहुत सारे पोजीशन बना के बैठा हुआ है कि कैंपस में, जब इस कैंपस में फ़ी हाइक होता है 2019 में, कहाँ खड़े हैं परिषद के लोग? फ़ी हाइक का समर्थन करते हैं।
तो जेएनयू जो एक रोल मॉडल के FII बतौर के खिलाफ उन्होंने ही प्रदर्शन किया था, जहाँ तक मुझे प्रदर्शन किया था शुरुआत में, लेकिन उसके बाद तो आप देखिए कि पूरा पोजीशन उसके समर्थन में वो खड़ा रहा। तो ये देखने को मिलता है, जो लोग खिलाफ खड़े हैं उनको आप मार पीट रहे हैं बाहर से गुंडे मिला के। तो पूरा वीडियो है, हर जगह चला है, भले ही उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो अलग बात है, बट ये उनका नेचर है। तो यही चीज़ है जो डिबेट, डिसेंट या डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी, डिबेट और डिसेंट बेहतरी के लिए होता है, ना कि बस डिबेट करने के लिए नितेश, होता है। अब कैंपस के सवालों पर लौटेंगे। अब आपके निजी जीवन पर और जेएनयू आने तक की प्रक्रिया पर, क्योंकि मुझे जहाँ तक है जो आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और बिहार में एक नारा पिछले दिनों बहुत पॉपुलर हुआ था, नीतीश सबके हैं। तो जितना मैं आपके बारे में पढ़ के आया तो ये भी लगता है जो जेएनयू वाले नीतीश भी सबके हैं, क्योंकि शिशु मंदिर से शुरुआत होती है प्राइमरी एजुकेशन से लेके और जेएनयू तक आते हैं। और जैसे जैसे आपका हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपकी विचारधारा भी ऐसे शिशु मंदिर के आसपास, जब बीएचयू में रहते हैं तो एवीपी करीब रहते हैं, जेएनयू आते हैं तो आप लेफ़्ट के करीब आते हैं। तो ये पूरी जर्नी क्या है और इसको आप कैसे देखते हैं? स्कूल अगर एजुकेशन हम लेंगे तो देखते हैं कि हम जिस शहर में थे उस वक्त, मैं 7 साल की उम्र अपने घर से बाहर निकला, बुआ के यहाँ रहता था। तो उस फारबिसगंज शहर का नाम है, छोटा सा कस्बा है। तो उसमें प्राइवेट स्कूल के बतौर 2 ही एक था, एक एमपीएस की तरफ था, एक मिथिला पब्लिक स्कूल, एक विद्या मंदिर। तो घर वालों को लगा कि हम यहीं एडमिशन कराएं, तो एडमिशन के बतौर वहाँ पे था। बहुत सारी चीज़ें जो मैं एडमिशन आपने, मैंने कहीं पढ़ा रिपोर्ट में, जो आपने कहा जो वाला पहले आपका मॉडर्न स्कूल किसी और स्कूल में था, तो आपने कहा वहाँ पढ़ाई ठीक नहीं, तो फिर आपको शिशु मंदिर भेजा गया। आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल था, मेरे घर के जस्ट बगल में था, जो कॉलोनी में एक स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पे था। तो उसके बाद फिर यह था कि दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना है, क्योंकि वो अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो फिर उसके बतौर एक वही था। एमपीएस का जो फ़ी था वो बहुत ज़्यादा था, तो उतना पापा शायद पे नहीं कर पाते। शिशु मंदिर का उसके मुकाबले आप समझिए कि फ़ी स्ट्रक्चर ठीक था, कम था। उस वक्त आई थिंक 400-500 पर मंथ का सिस्टम था, तो इसलिए एडमिशन वहाँ पे हुआ। और बहुत सारी चीज़ें जो बीएचयू में थी उतनी समझ में ऑब्वियसली नहीं आ रही थी, क्योंकि बचपन का वक्त है। कुछ चीज़ें थी जो मैंने अलग अलग मीडिया हाउसेस को बताया भी है, कि जैसे एक प्रेयर वाला पूरा पैटर्न था। मेरे क्लास में एक लड़का था जो मुस्लिम स्टूडेंट था, तो बाद में उसको क्लास टीचर ने रोका और ये बोला कि प्रेयर के बाद जब मैंने उससे पूछा कि क्या बोला तुमको, तो क्लास टीचर ने उसको ये बोला कि तुम भले ही मुस्लिम स्टूडेंट हो, बट प्रेयर का जो एक आंख बंद करने का है, हाथ जोड़ के करने का, तुमको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त आती थी, लेकिन एक ओवरऑल जो आरएसएस का ओवरआर्चिंग आइडियोलॉजी है वो बहुत समझ में नहीं आता था। बीएचयू में कभी एबीवीपी के करीब नहीं रहा, किसी के करीब नहीं रहा। ये 2000 समझिए 14-15 का वक्त है, जब मोदी का राइज हो रहा है। उस वक्त ये उम्मीद था कि हाँ चीज़ें बेहतर होंगी, वो भी बेहतर ये नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन भी था, एक तरीके से हाँ, विकास पुरुष आ रहे हैं। अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो वही पढ़ रहा हूँ, अगर मीडिया हाउस खोल रहा हूँ तो वही देख रहा हूँ, ठीक है। टीचर से भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब आरएसएस का स्कूल है तो वही बता रहे हैं। तो उसमें लगा था कि हाँ मतलब हाँ स्मार्ट विलेज बन जाएगा, स्मार्ट नरेंद्र मोदी एक देवता के तौर पर आ रहे हैं देश के हाँ, तो उद्धार कर देंगे, तो वो पूरा सिस्टम था। बीएचयू आने के बाद पहले ही साल से, वहाँ से कोई एबीपी से कोई कनेक्शन नहीं था मेरा। पहले ही साल में हॉस्टल में रहता था। बीच में बहुत कम लोगों को हॉस्टल मिलता है, तो मुझे मिला। मेरे बैच से 40 लोगों को मिला था एक हॉस्टल, जिसमें मैं रहता था। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसा समझ में आना शुरू हुआ, जैसे कि रिजर्वेशन को लेके। मतलब हॉस्टल मुझे लग रहा है कि पहला डिबेट कुछ छिड़ता है बैचलर्स में, तो रिजर्वेशन को लेकर छिड़ता है, क्योंकि वो पहला ऐसा स्पेस होता है कि बहुत से लोग रिजर्वेशन लेकर के यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। तो वहाँ पे एक सेक्शन होता है जो रिजर्वेशन के खिलाफ चीज़ें बोलेगा, और आप लेकर के आए हैं। जैसे मैं हालांकि ओबीसी से आता हूँ, लेकिन मेरा जनरल में एडमिशन हुआ था, नहीं था, लेकिन मुझे सब चीज़ें समझ में आ रही थी। जो हमारे बाकी ओबीसी SC ST लोग हैं, तो वो किस तरीके से कैंपस हॉस्टल में रह रहे हैं, कौन अधिक बोल रहा है, किसका आवाज़ ज़्यादा गूंज रहा है, किसका नहीं गूंज रहा है। तो ये सारा जो माइन्यूट चीज़ें थी धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई। फिर आरएसएस के बारे में पढ़ना लिखना, तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग ये था कि रवीश कुमार को देखना, उसका प्राइम टाइम का शो भी आता था 1 घंटे का, तो उससे बहुत क्रिटिकल माइंडसेट एक डेवलप होना शुरू हुआ। तो पहले ही साल से फिर मूवीज़, अलग अलग लैंग्वेजेस की मूवीज़ देखना, न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना, ना कि दैनिक जागरण या हिंदुस्तान पढ़ना। तो ये जो है वहाँ से बदलना एक शुरू होता है। और सेकेंड ईयर तक आते आते ये समझ में आने लगा कि मुझे अब यूपीएससी वगैरह नहीं करना है, रिसर्च करना है, तो जेएनयू जाना है। फिर लास्ट 3rd ईयर में आकर के केवल पॉलिटिकल साइंस किताब पढ़ा, और मैं हिंदी मीडियम से आता था, मतलब सोशल साइंस हिंदी मीडियम में ही पढ़ा था पिछले। बिहार में बहुत वो भाषा उस तरीके से रहती है। हालांकि स्कूल था मेरा इंग्लिश मीडियम, बट पढ़ाई समझिए हिंदी मीडियम में ही होता है, और सोशल साइंस तो हिंदी में ही पढ़ाया जाता था। तो मेरा बैचलर के 2nd ईयर तक तो हिंदी मीडियम ही था। 3rd ईयर में इंग्लिश पढ़ा, क्योंकि जेएनयू आना था, तो किताबें इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया। आंसर राइटिंग भी इंग्लिश में ही किया, भले ही ये था कि चाहे कुछ भी हो लेकिन करना है।
तो 3rd ईयर में आके पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ा और फिर वो JNU में दाखिला हो गया। तो उस तरीके से कोई कनेक्शन नहीं था परिषद से, IBP से। इवन दो मुझे बताया कि 2019 का चुनाव था जब मोदी जी BHU में आए थे पॉलिटिकल कैंपेनिंग के बतौर। तो मेरा एक पोस्ट भी है जो कि मैं बहुत सटायर लैंग्वेज में क्रिटिकल करते हुए उनको लिखा हूँ। तो जितने भी आप परिषद के लोग कैंपस में रहते थे उस पर कमेंट भी किए, देख लूँगा तुमको, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो ये तो ऐसा परिषद कभी करीब नहीं रहा, वो बस 2014-15 का जो फेज़ था उसमें ऐसे उम्मीद था कि देवता हैं और ये उद्धार कर देंगे। नहीं, एक चीज़, चूँकि मैं खुद बिहार से माइग्रेट करके दिल्ली जिस तरह से आते हैं, तो पहले ही प्रायोरिटी आपको जीवन में अपने आप को स्टेब्लिश करना है। लेकिन आपके JNU में आना आपकी एक पढ़ाई करने की इच्छा थी, और जितना मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखा उसमें तो आप फैमिली का स्टेब्लिश हो जाए, IAS की तैयारी करें, आपकी इच्छा भी IAS की तैयारी करने की थी। और उस एक नौजवान को जिसको IAS बनना था बिहार से, जिसको बिहार का बड़ा जो खासकर सोशल साइंस के करीब है सब आना चाहता है, तो आप वो छात्र आंदोलन के करीब कैसे, और ख़ासतौर पे जो क्रांतिकारी छात्र मूवमेंट है देश का, उसके साथ जुड़ना और JNU जैसे इलेक्शन में लड़ना, और अब तो बाकायदा आप जीत के भी आए हैं। ऑर्गेनाइज स्टूडेंट पॉलिटिक्स के महत्व को नहीं समझता था, राजनीति में रुचि थी और लगता था कि चीज़ें बदलनी चाहिए। अगर ज़मीन है तो केवल एक ही लोगों के पास क्यों है, गरीबों के पास भी होनी चाहिए। मजदूर यदि खेत पे काम कर रहे हैं तो उनका शोषण क्यों हो रहा है, 100 रुपये उसको क्यों मिल रहा है। हमारे गांव में तो अभी भी 100 रुपये 200 रुपये में धान के खेतों में काम करवाया जाता है। लेकिन चेंज कैसे करें, बदलाव कैसे होगा, इसका बहुत आइडिया नहीं था। ये मतलब JNU आने के बाद कोविड का वो दौर था, आप समझिए, जब कैंपसेस बंद थे, सर्व जगह मॉल्स खुल रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी को इसके नाम पे लॉकडाउन करके रखा गया था। कोविड सेकेंड वेव से पहले अप्रैल के समय का वक्त है जब कैंपस को खुलवाने के लिए कैंपस आना शुरू हुआ और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया गया। तो उसमें आयशा के लोग बहुत मिले और वो एक कनेक्शन कि हाँ खुलना है JNU, ठीक है। और उससे पहले एक आंदोलन हो चुका था, गेट भी बंद था, नॉर्थ गेट जो भी है, उसको खुलवाने के लिए गेट के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। हालांकि उस वक्त मैं नहीं था, बट उसका एक मेमोरी था जो कि लोग बताते थे ऐसा ऐसा हुआ। फिर सेकेंड वेव आ गया तो चीज़ें फिर 2 महीने हम लोग कमरे में बंद हो गए, मैं बाहर ही रहता था। सेकेंड वेव जैसे ही ख़त्म हुआ फिर से कैंपस आना जाना शुरू हुआ और उस बीच में कैंपस को रीओपन करवाने के लिए एक सस्टेन्ड मूवमेंट शुरू हुआ और उसमें ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट पॉलिटिक्स की महत्व शुरू हुई कि ऑर्गेनाइज्ड होकर पॉलिटिक्स करना कितना इंपॉर्टेंट है। JNU जिस दौर से गुजर रहा है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को तबाह किया जा रहा था और कोविड को एक अवसर समझिए कि क्या बोलते हैं मोदी जी बोलते हैं कि अवसर आपदा को अवसर में आप कन्वर्ट कीजिए, तो उस आपदा को अवसर में कन्वर्ट करके विश्वविद्यालयों को बंद करके रखा और JNU उसका एक प्राइम टारगेट था। उस बीच में हम लोग DVS पे 21 दिनों का प्रोटेस्ट किया, उसमें अलग अलग संगठन के लोग थे, तो कौन कितना एनर्जी झोंक रहा है वो वहीं से दिखना शुरू हुआ कि कौन सो रहा है वहाँ पे, कौन चप्पल घिस रहा है। तो उसमें जो मुझे दिखे वो आयशा के लोग दिखे और फिर उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्री थी चंदू की, मतलब एक झुकाव हो ही रहा था और फिर चंदू की डॉक्यूमेंट्री देख ली तो ऐसा लगा कि यही बिहार से ही आते थे, बिहार से ही आते थे। तो चंदू की डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद बहुत कन्फ्यूजन नहीं रहा, तो ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक महत्व समझ में आया। बाकी चुनाव लड़ने का तो कभी नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ूंगा, और उस वक्त जब हम लोग आए थे तो यूनियन इलेक्शन का कुछ था भी नहीं। 2020-22 की बात है, 20 में तो हालांकि आया भी नहीं, सेशन वही था, लेकिन 21 में मैं आया अक्टूबर में, यूनियन इलेक्शन नहीं हुआ, 22 में कोई चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद फिर PhD सेशन लेट हो गया, गैप हो गया लंबे समय तक, फिर उसके बाद दोबारा फरवरी में एडमिशन होता है 23 में, उस वक्त भी चुनाव का बहुत कोई माहौल नहीं था। उसके बाद फिर माहौल बनना शुरू हुआ, तो चुनाव लड़ने का ऐसा कुछ कभी था नहीं, पार्टी ने बोला कि लड़िए तो फिर लड़ लिए, जीत गए। चुनाव जीतने के बाद घर पे परिवार में बात हुआ क्या? क्योंकि मैं आप पब्लिक में हैं, आपके तो चाचा भी नरपतगंज से मेरे ख्याल से MLA हैं BJP के टिकट पर, और वो तो उनका स्टेटमेंट तो बड़ा खुशी है, जो कन्हैया JNU SU जीतने के बाद कांग्रेस जा सकता है तो ये भी हमारे घर वापसी कर सकता है, तो उन्होंने तो उम्मीद रखी है। तो परिवार में बात हुआ क्या, लोग किस तरह से ले रहे हैं आपको? नहीं, घर वाले तो पहले तो जो राजनीति के नाम पे चिढ़ जाते थे, ठीक है, कि क्या ये सब कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, मतलब सपना बर्बाद कर दिए हो, जो लोअर मिडिल क्लास का एक एक्सेप्टेशन होता है। लेकिन इसके बाद थोड़ा उनको लग रहा है कि कुछ भाव मिल रहा है, जैसे होता है गांव में, लॉन्चिंग हो गई की राजनीति में, इस टाइप का कुछ उनको फील होता होगा, जहाँ तक मुझे समझ है, जितना मैं अपने परिवार को समझता हूँ। बाकी जो हमारे चाचा वाला पूरा है पारिवारिक रिश्ता है, हालांकि वो दूसरे दादा के बेटे हैं, बट है पारिवारिक रिश्ता है, इसमें कोई डिनाइबल की बात नहीं है। वो भाजपा में है, उनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा है और उसके तहत है, हमारा उससे कभी राजनीतिक कोई संबंध है नहीं। 2020 का वक्त है जब वो उनका कैंपेनिंग चल रहा था बिहार चुनाव में, उस वक्त मैं आयशा ज्वाइन भी नहीं किया था और JNU आया भी नहीं था। मेरे परिवार से हर लोग उसके कैंपेनिंग में उतरे थे, लेकिन मैं नहीं उतरा था, इसी कारण से कि मेरी विचारधारा उससे नहीं मिलती है।
और बाकी वो जो लगातार बोल रहे हैं कि कन्हैया लॉन्च करें, मतलब लोगों को ये दिखता है कि कन्हैया दिख रहे हैं उनको, या मोहित दिख रहे हैं और कुछ लोग दिख रहे हैं, लेकिन एक लंबी धारा संदीप हाँ, है, मोहित है, संदीप है, मोहित है, लेकिन एक बड़ा सेक्शन है जो लोगों को जो नहीं गया है, जो संघर्षों में भी साथ खड़ा है, लेकिन उसका नाम नहीं पिक करते हैं। मैं गिना चाहता हूँ, चंदू का नाम ले लीजिए, प्रणय कृष्ण का नाम ले लीजिए, जहाँ से शुरू होता है आयशा का इतिहास इस कैंपस में। गोपाल जी प्रधान है, अभी AUD में पढ़ा रहे हैं, अभी भी आयशा को पीछे से आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। DTI में वो हैं अभी, डेमोक्रेटिक टीचर्स इनिशिएटिव जो है विंग है अभी कैंपस टीचर्स का, उसमें वो लगे हुए हैं। फिर आप जो है चंदू का इतिहास ले लीजिए इस कैंपस में। फिर उसके बाद आप सुचेता डे जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थी, अभी भी इस दिल्ली भर के मज़दूरों की एक नेता हैं, वो एक्ट 2 में काम कर रही हैं। फिर आप जो है रामानगा का एग्जाम्पल ले लीजिए, आशुतोष का एग्जाम्पल ले लीजिए, चिंटू कुमारी का एग्जाम्पल ले लीजिए, बिहार में टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बने हैं। संदीप सौरभ का एग्जाम्पल ले लीजिए जो पालीगंज से विधायक हैं। फिर अभी बिहार भर में जो शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है उसके एक प्रमुख सूत्रधार के रूप में वो हर जगह काम कर रहे हैं। नालंदा से चुनाव भी लड़े माले की पार्टी में। तो ये भी एक धरा है जो उनकी धरा से बहुत बड़ा है, संघर्षों की धरा है, इसको बहुत लोग नहीं देख पाते हैं। बाकी जो हमारे चाचा जी जो बोल रहे हैं कि ज्वाइन कर लेगा, मैं तो उनको बोलना चाहूँगा कि आप समझिए कि आप जिस समाज से आते हैं, आप जितनी मेहनत से पढ़ाई किए हैं, शिक्षा लिए हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है। और आपके जैसे लोग, क्योंकि वो पहले पुलिस इंस्पेक्टर थे और उसके बाद वो राजनीति में आए रिटायरमेंट में, तो आप जितनी संघर्षों के साथ पढ़ाई किए हैं, जिस स्कूली शिक्षा से, सरकारी स्कूल सिस्टम से आपने पढ़ाई करके निकला है, और आप आज जिस सरकार से, जिस पार्टी से विधायक हैं, वो पार्टी आज़ाद हिंदुस्तान की पहली सरकार होगी जिसने ये दस्तावेज़ में लिख दिया है कि सरकारी विद्यालयों को बंद कीजिए, उसके पास शिक्षक नहीं है। तो आपको तो इस बात को समझना चाहिए कि आप जिस समाज से आ रहे हैं, जिस लोगों के बीच में, अभी अगर हम अपने परिवार को छोड़ दें, हमारे आसपास पूरे गांव की हालत देखिए, सरकारी स्कूल की क्या हालत है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप उनकी विचारधारा को समझिए, और हमारी जो विचारधारा है वो कितनी इंक्लूसिव और समाज के लिए बेहतर है, उनको छोड़ करके आप हमारे साथ आइए और संघर्षों के साथ रहिए, ना कि पावर के साथ रहिए। तो ये है जो दोनों आप वैचारिक संघर्ष, वैचारिक द्वंद्व में रहिए, कौन किसको ला पाता वो देखना। ये दोनों अलग अलग जगह, तो पारिवारिक रिश्ते उस तरह से बने रहने चाहिए, ठीक है। अब कैंपस में आते हैं, चूँकि अब एक कैंपस में आप राजनीति करके, एक हमने 2016 के बाद देखा लेफ्ट यूनाइटेड पैनल लगातार रहा और उसने कुछ चीज़ें बदली हैं कैंपस के अंदर, राजनीति पूरे देश में बदल रही है और उसका असर JNU पर भी दिखा। आपके लिए वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप अब आगे लड़ना चाहेंगे, खासकर से जो नई चुनौतियाँ आई हैं उसको कैसे देखते हैं, और क्या मुद्दे आपके लिए हैं, और क्या था पिछले यूनियन, क्योंकि पिछले यूनियन की जवाबदेही भी आपकी होगी, हालांकि आपके कैंपस के छात्रों ने आपके काम पर मुहर लगाया है और आपके यूनियन को रिपीट किया है, तो वो कौन सी इश्यूज थे जिसको आप पूरा नहीं कर पाई थी एज ए लीडरशिप, अभी क्या है? देखिए, पिछले यूनियन की अगर हम बात करें, पिछले यूनियन जैसे ही चुन के आता है गेट पे 6 हरासमेंट का केस होता है कैंपस में, यूनियन उसके साथ खड़ा रहता है। लगभग 3-350 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया जाता है, यूनियन खड़ा रहता है और सभी लोगों को वापस नौकरी पे उनको लगाना होता है। 16 दिनों का भूख हड़ताल उस चिलचिलाती धूप में होता है, चार्टर ऑफ डिमांड्स को लेकर के। पूरे पश्चिमाबाद में जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो कई सालों से नहीं हुआ था, वो पूरा हुआ। उसके अलावा MCM पे जो पोजीशन था एडमिन का, वो लगातार ये था कि VC भी हर जगह घूम घूम के बोल रही थी कि ये लोग फ्रीवीज़ वाले हैं, मुफ्तखोर हैं। बट 16 दिनों के भूख हड़ताल के बाद उसने इस बात को माना कि MCM बढ़ना चाहिए 2000 से 5000, और इसके लिए उसने UGC को चिट्ठी लिखा कि उसका 6 करोड़ फंड यदि सालाना बढ़ता है तो MCM बढ़ेगा। इस कैंपस में बराक हॉस्टल जो एक लंबे समय से बन रहा था वो खुला नहीं था, अभी लास्ट आंदोलन का हिस्सा था, लास्ट आंदोलन का हिस्सा था। 16 दिनों के भूख हड़ताल में बोला गया था एडमिनिस्ट्रेशन को 3-4 महीने हमें दीजिए। उसके बाद फिर से हमने DOS पे प्रोटेस्ट लॉन्च किया और बराक हॉस्टल खुला और वो अलॉटमेंट हुआ। तो ये एक यूनियन की जीत है। चुनाव, जैसा आपने बोला, ऑलरेडी एक मोहर है कि आपने जितना संघर्ष किया आगे उसको कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही मैं चुन के आया, जो पहली जिम्मेदारी इस कैंपस में तो यही है कि एक परिषद का जो खतरा चारों तरफ बन रहा है यूनियन की लेजिटिमेसी को कमज़ोर करने के लिए, तो सारे प्रोग्रेसिव संगठन जितने भी इस कैंपस में लेफ्ट से हो, चाहे NSY हो, CRJD हो, जितने प्रोग्रेसिव संगठन, उनके साथ मिल करके एक बेहतर यूनिटी के साथ इस यूनियन की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया जाए, ताकि इस यूनियन का लेजिटिमेसी को डीलेजिटिमाइज़ करने की जो परिषद की एक कोशिश रहेगी उसको रोक सकें, पहली बात। दूसरे, आते ही साथ JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अपना एक मॉडल है, उसको लागू करवाने के लिए इस बार स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में अलग अलग सेंटर्स में काउंसलर्स की मदद से ओपन हाउस का कॉल दिया गया है, जिसमें अभी तक 3 सेंटर ने, लेबर स्टडीज़ ने, फिलॉसफी ने और CSRD ने JNU के समर्थन में रिजोल्यूशन पास किया है।
और आने वाले मंडे को अलग अलग सेंटर जो भी बचे हैं वहाँ पे ये काम होने वाला है। तो ये एक JNU को दोबारा इस कैंपस में रीइंस्टेट करवाने की लड़ाई इस यूनियन में हम लोग टेकअप कर रहे हैं, इसको लगातार लेकर के चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, लाइब्रेरीज़ में बहुत समस्याएं हैं, रीडिंग रूम 24/7 नहीं है फर्स्ट फ्लोर का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर के है। इंफ्रास्ट्रक्चर साइंस स्कूल से लेकर के SOE से लेकर के हॉस्टल से लेकर तमाम जगह, वो एक प्राइमरी फोकस है। तीसरा, ओवरऑल जो फंड कटौती हो रहा है कैंपस में, इसको हम कैसे एक पॉलिसी लेवल पे एक लार्जर सिविल सोसाइटी नेटवर्क के साथ NEP को जिस तरीके से सरकार लेकर के आ रही है उसको रोल बैक करवा करके या उसको मिनिमाइज़ करके फंड अधिक से अधिक JNU का और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी आए, उसकी एक लड़ाई को मजबूत करना। MCM वगैरह जो हम लोग की लड़ाई थी 2000 तक, उसको बढ़ा के 5000 करना। अच्छा नीतीश, एक चीज़ जो कि आखिरी में अब है क्योंकि टाइम हो रहा है, आखिरी में एक चीज़ जो JNU क्योंकि पूरे देश भर के छात्र आंदोलन में भले उसकी संख्या कम हो, 7000 स्टूडेंट पढ़ते हो यहाँ पर, इसके मुकाबले DU में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बाकी कैंपसों में ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन छात्र आंदोलन में जिस तरह से ये सिर्फ अपने कैंपसों के मुद्दों पर नहीं बोलता, देश भर के तमाम मुद्दों पर बोलता रहा है और इसकी बात सुनी जाती है। तो आपको क्या लगता है जो अब इस कैंपस की इतनी बड़ी जो लेगेसी है इसकी शुरू से, जिसके जो PM का काफिला रोक के उसके सामने मेमोरेंडम पढ़ने की फ़ोटो एक वायरल होती है आपके कैंपस के प्रेसिडेंट की, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग आंदोलन हो जो लड़के इन्होंने फ़ी हाइक लेटेस्ट फ़ी हाइक वापस आप लोग करवा पाए थे, तो कुछ अलग लगता है क्या इस कैंपस नया आपको, मैं बोझ तो क्या कहूँ, ये जिम्मेदारी का एहसास होता है इस कैंपस के नए प्रेसिडेंट के तौर पर, आपको क्या महसूस हो रहा है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप देखिए कि देश भर के लोग, जब धनंजय JNU से प्रेसिडेंट थे तो मालेका बिहार में यात्रा चल रहा था, बिहार बदलो यात्रा, और उसमें गया के एक गांव में, टेकारी गांव में जब वो गए तो वहाँ एक लोग थे जो कि दलित समाज के लोग थे, उनका किसी बहस में सामंती लोगों ने दोनों हाथ काट दिया था। तो जब वो यात्रा वहाँ पे रुकी तो वो आए थे मिलने के लिए, उसने आते साथ बोला कि मैं सुन रहा हूँ कि JNU से प्रेसिडेंट, JNU के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस यात्रा में हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो आए और उन्होंने उनसे मिला और बोला कि मैं ये मानता हूँ कि JNU के लोग पूरे देश भर की आवाज़ उठाते हैं, विदेशों की आवाज़ उठाते हैं, सबकी आवाज़ उठाते हैं, तो मेरा आपसे अपील है कि आप JNU में ज़रूर मेरी बात करिएगा। तो ये उम्मीद की समझिए कि जहाँ पे सरकार पिछले 10 सालों से लगातार JNU को तबाह करने का, बदनाम करने का, मतलब एक यूनिवर्सिटी से समझिए होता ही है, फासिस्ट हिटलर के जर्मनी में भी जाएंगे, सबसे पहले उन्होंने टारगेट एकेडमिशियंस को किया, इंटेलेक्चुअल्स को किया, यूनिवर्सिटी को किया, और वही चीज़ जो फासीवाद के दौर में हो रहा है, यूनिवर्सिटी एक JNU जो बीकन था, एक इंटेलेक्चुअल होप का पूरे देश भर में, डिसेंट का एक होप था, उसको बर्बाद करने की कोशिश शुरू हुई। शट डाउन JNU कैंपेन, फैकल्टी रिक्रूटमेंट से लेकर के समझिए कि एक JNU पे इसने कितनी सारी मूवीज़ बना दी है, सारा मीडिया हाउसेस को यहाँ पे लॉन्च कर देना, खड़ा कर देना। उसके बावजूद JNU की जो एक तस्वीर है, जो उम्मीद है, वो बिहार के एक टेकारी गांव में एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति के दिमाग में है। यही उम्मीद मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में JNU को उन तमाम हमलों के बावजूद बचा करके रखेगा। और जो आप बोल रहे हैं कि जो देश भर के अलग अलग लोगों के लिए आवाज़ उठाता है, ज़रूरी है कि आज भाजपा RSS जिस तरीके से इस कैंपस को हमला कर रही है, वो सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, और वो हमला सिर्फ स्टूडेंट्स पे नहीं हो रहा है, वो टीचर्स पे भी हो रहा है, वो यहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल वहाँ पे सैनिटेशन वर्कर्स पे भी हो रहा है, मेस वर्कर्स पे भी हो रहा है, हॉर्टिकल्चर के वर्कर्स पे हो रहा है, जहाँ पे 350 पहले लोग हॉर्टिकल्चर में काम करते थे, आज वहाँ 70 लोग काम कर रहे हैं। जो लोग नौकरी से निकाल दिए गए उनके कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। मेस वर्कर में लोग कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, सिक्योरिटी गार्ड में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं। तो वो हमला जो आज JNU में हो रहा है, वही हमला आज देश में ऑपरेशन कागर के नाम पे आदिवासियों पे हो रहा है, वही हमला मुसलमानों के साथ वक्फ अमेंडमेंट कानून ला करके हो रहा है, वही हमला हम देख रहे हैं कि दलितों के साथ भी अलग अलग जगह हो रहा है, कि किसी को पेशाब पीने के लिए या किसी को अपनी बात रखने के लिए मार दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पहले की सरकारों में नहीं होता था, बट जो इम्प्यूनिटी का सेंस है कि आप कर दीजिए तो आपको बचाने के लिए लोग खड़े रहेंगे, भाजपा RSS के आपके समर्थन में रैली निकालेंगे। कठुआ में जिस तरीके से रेप हुआ बच्ची का, और उसके बाद जो है समर्थन में रैली निकाली गई, तो ये वाला जो दिक्कत है वो एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो JNU हमेशा उन तमाम लोगों के साथ खड़ा है, क्योंकि JNU को पता है कि JNU का जो दर्द है वो उन लोगों का भी दर्द है।
और यदि इस भाजपा आरएसएस को ख़त्म करना है और जेएनयू को बेहतर बनाना है तो इन तमाम लोगों के साथ मिल करके ही आप उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। जहाँ मैंने आपसे शुरू किया था नीतीश सबके हैं, तो अब एवीपी से तो आपने कह दिया नहीं होगा, लेकिन अब कैंपस पॉलिटिक्स में बाकी जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, क्या उनकी यूनिटी को लेकर आप चलेंगे आखिर? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली प्राथमिकता है और इस कैंपस में हम लोग यही लगातार कोशिश, मैं पहले ही बोला कि मैं पहले ही दिन से ये कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम प्रोग्रेसिव ताकत एक साथ आए। काउंसिलर्स जीते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, काउंसिल चलाना है हमें, और जिसके नहीं भी जीते हैं तो उनकी साथ भी मिल करके, और बहुत सभी संगठनों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है और यही बात बोला है कि कैंपस में एक यूनियन बहुत ही फ्रैक्चर्ड है, लेकिन यूनिटी फ्रैक्चर्ड नहीं है इस कैंपस को। जेएनयू की जो यूनिटी है, जेएनयू का जो आइडिया है, उसको सभी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बियर करते हैं, हर एक स्टूडेंट्स अपने कंधे पे बियर करता है और उसको साथ में लेके चलने की ज़रूरत है। ठीक, आपने अपने मुश्किल समय में इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मच्छर में बैठे रहे गंगा ढाबा पे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना नीतीश थे, ये नीतीश ने बताया जो आखिरी सेंटेंस है उनका बहुत ज़रूरी है, जो भले यूनियन इलेक्शन में आपको यूनिटी ना दिखे, लेकिन जेएनयू ओवरऑल यूनाइटेड है और वो अपने मांगों को लेकर और जन मुद्दों को लेकर जिस तरह से लड़ता बोलता रहा है उस तरह से बोलता रहेगा। इसकी उम्मीद नीतीश हमें यहाँ के दे के जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।